हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि भैया उन्हें बीआरएस समझ में नहीं आता है। बीआरएस में बहुत ही प्रॉब्लम होता है उन्हें, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, अगर पासबुक से स्टार्ट हुआ तो क्या करना है, कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो क्या करना है। ओवरड्राफ्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 5 एग्जाम्पल्स में, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि 5 एग्जाम्पल्स में अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है, 2 पार्ट में। बीआरएस 2 पार्ट में अपने इसको करेंगे। क्या क्या है, थोड़ा थ्योरी भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे। ये होगा एक्सक्लूसिवली आपका पार्ट 2 में, और थ्योरी प्लस वार्म अप रहेगा आपका पार्ट 1 में। पार्ट 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। टोटल ऑफ 5 एग्जांपल्स करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसे करेंगे। और पार्ट 1 में जो आज करने वाले हैं उसमें थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे, फीचर समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, उसका डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, थ्योरी भी देंगे अपने, और प्लस वार्म अप क्वेश्चन, 4 वार्म अप क्वेश्चन रहेंगे जो अपने इस पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये किसके लिए है, ये सीए, सीएस, सीए में फाउंडेशन एंड इंटर वालों के लिए है। फाउंडेशन एंड इंटर वालों के लिए है। तो इस बिगिन स्टार्ट करते हैं, इसको खोल लेने दीजिए इसको। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भैया बीआरएस का फुल फॉर्म बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन भैया आप ये सब मुझे हमें क्यों बता रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फुल फॉर्म क्यों बता रहे हैं। देखिए बहुत जन ऐसा भी होगा जो पहली बार ये वीडियो देख रहा होगा, जिसे बीआरएस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे भी ये सीखने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक को लेके चल रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी भी बताऊंगा और फिर वार्म अप भी कराऊंगा। और जो लोग ऑलरेडी बीआरएस को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्हें सिर्फ सम्स में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी जो मैं ट्रिक दूंगा उसे फॉलो करें और धीरे धीरे अपने जो भी है, आपके पास जो भी बीआरएस का नॉलेज है उन्हें उसे इन्हांस करें और सम्स को प्रैक्टिस करते रहें। स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भैया व्हाट इज बीआरएस, देखिए अब होता क्या है, बिजनेस चलता है, तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, 2 तरह के बुक्स होते हैं। अगर बीआरएस की बात करें तो एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। भैया कैश बुक कौन मेंटेन करता है, कैश बुक अपने बिजनेस मेंटेन करती है। कौन मेंटेन करता है, बिजनेस मेंटेन्स कैश बुक।
भैया पासबुक को कौन ध्यान रखता है? बैंक मेंटेन्स पासबुक, है ना। दोनों ही अपने पास रहती है, कैश बुक भी अपने पास रहती है, पासबुक भी अपने पास रहती है, लेकिन जो कैश का बुक में ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह करना रहता है वो अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो पासबुक में रिकॉर्ड करना होता है वो सारी चीज बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है। कौन? बैंक। कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन एक ही वक्त पे दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो। जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन एक ही वक्त पे दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो। तो इससे क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस मेरा 75,000 है और पासबुक यानी बैंक का बैलेंस भी 75,000 है। तो अब समझ लीजिए मुझे क्या मिला, एक चेक मिला ₹7,500 का। ठीक है, मुझे एक चेक मिला 7,500 का। तो भैया चेक अपने क्या करते हैं, चेक जब भी हमें मिलता है तो चेक अपने पास जब आता है तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मुझे 7,500 का पेमेंट रिसीव हुआ है। कितना का पेमेंट रिसीव हुआ है? 7,500 का पेमेंट रिसीव हुआ है। तो मैंने क्या किया, अपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया कि 7,500 मेरा इनकम आ गया। तो अब मेरा बताओ कैश का बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? 75,000 प्लस 7,500 दैट इज 82,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82,500 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब मैं कैश चेक मिला, मुझे मिला शाम को 6 बजे, 6 PM इन द इवनिंग। मैं इस चेक को बैंक कब लेके जाऊंगा? नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करूंगा। है ना, नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करूंगा। बैंक कुछ समय लेगी, 3 से 4, 5 से 6 घंटा लेगी और वो चेक को क्लियर कर लेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एट 6 PM, मान लीजिए कोई एक डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2021, इस दिन एट 6 PM कैश में बैलेंस कितना है? 82,500 है। पासबुक में बैलेंस कितना है? ये 75,000 है। भैया यहाँ पे 7,500 का डिफरेंस अराइज हुआ। क्या चीज का डिफरेंस अराइज हुआ? 7,500 रुपया का डिफरेंस अराइज हुआ। भैया इसी चीज का डिफरेंस को पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या रहता है? BRS। जिसका नाम क्या है? BRS। इसी चीज को, इसी डिफरेंस को पता लगाने के लिए, to find out the difference, इसी डिफरेंस को पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं कि स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे अपने सारे चीज ट्रैक कर पाते हैं। और इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करना यानी डिफरेंस का पता लगाना इज कॉल्ड रिकंसाइल करना। तो इसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आइए एक बार मैट पे आते हैं, नोट्स पे आते हैं। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपको। ये जो है, ये पीडीएफ जो है, ये आपको 4 पेजेस का पीडीएफ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका। ठीक है, आप जाके उसे डाउनलोड कर ले, क्योंकि इसमें सम्स भी है। तो जब अपने सम्स करेंगे ना तो वो हेल्प करेगा। आप उस पीडीएफ को खोल के रखना अपने सेल पे या फिर कहीं पे क्वेश्चंस वगैरह कॉपी कर लेना या प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना ताकि हम उसे सम्स के दौरान कॉपी कर सके या फिर सम्स के दौरान हेल्प ले सके। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, पढ़ते हैं आगे। What is a bank reconciliation statement? A bank reconciliation statement is a summary
ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। किस चीज का? बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का भी और बैंकिंग का भी। दैट रिकंसाइल्स ऑन एन एंटिटीज बैंक अकाउंट विथ इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है बिजनेस एंटिटी उसका और उसके बैंक अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है, उन दोनों को रिकॉन्साइल करती है कि बैंक ने जो एंट्री मारा और बिजनेस से जो एंट्री मारा वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। आज के दिन अगर चेक 7,500 का जमा हुआ तो कल के दिन वो चीज पासबुक में भी दिखना चाहिए। बैंक ने जब, बिजनेस ने जब कैश बुक में 7,500 रुपए की एंट्री मारी है तो कल के दिन, भले एक दिन के बाद हो या एक दिन पहले हो, लेकिन वो चीज पासबुक में 7,500 रुपए दिखनी चाहिए। तो इसी को रिकंसाइल करते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ यूजफुल फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल टूल। वाई इंटरनल? भैया ये बाहर नहीं जाती है अपनी सारी चीज को वो करने के लिए, ये खुद करती है। विद इन द कंपनी ये चीज होती है, ठीक है। विद इन द बिजनेस इससे बैठ के किया जाता है, बीआरएस बनाया जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसे क्या? इंटरनल कंट्रोल टूल। इंटरनली कंट्रोल हो रहा है, एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाहर वाले इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? इसे विद इन द बिजनेस कंट्रोल किया जाता है, यानी बिजनेस खुद कंट्रोल कर रहा है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर। ठीक है। क्या करने के लिए? यूज टू प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। इससे बहुत सारे एरर्स वगैरह, बहुत सारे फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट होते हैं कि भैया आज मैंने एंट्री 10,000 का मारा, कल वो बैंक में एंट्री नहीं पड़ा, बैंक ने कुछ एंट्री मारा, उसका एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए इस गड़बड़ को पता लगाने के लिए अपने क्या बनाते हैं? बीआरएस। ठीक है। चलिए इसका फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है भैया? इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट की तरह बनता है ना। एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है बीआरएस, जिससे अपने क्या करते हैं? रिकंसिलिएशन के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए? टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। कॉजेस मतलब क्या? कि भैया डिफरेंस जो हुआ उसका कॉज क्या था, कारण क्या था, उसका कारण क्या था। भैया बुखार हुआ तो बुखार का होने का कारण क्या था? भैया हो सकता है उसने ज्यादा लापरवाही जब ये किया हो, या फिर हो सकता है उसने धूप में ज्यादा खेल लिया हो, उसकी वजह से सनस्ट्रोक होके उसे फीवर हो गया हो, या कुछ भी हो गया हो। ठीक है। तो जो भी हुआ उसका डिफरेंस क्या था, मतलब कॉजेस क्या था, यानी कारण क्या था, उसके लिए क्या होता है? बीआरएस को बनाया जाता है। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। ये एक अकाउंट्स के प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्या मतलब? भैया जैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी प्रिपेयर करते हैं, इसे प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं होता। ये अकाउंट्स का एक पार्ट नहीं होता। इसे जब मन तब बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नवंबर महीना का कुछ गड़बड़ लग रहा है, नवंबर महीना का मैं बीआरएस बना लूंगा और पता कर लूंगा कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। मुझे लग रहा है जुलाई महीना का कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं जुलाई का बना लूंगा। कभी भी बना सकते हैं इसे, क्वार्टरली, मंथली, 15 डेज पे बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये अकाउंट्स के प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक क्या है? फॉर्मेलिटी है। या कभी किसी को अगर पता करना हो कि कुछ ट्रैक करना हुआ, कोई एरर डिटेक्ट करना हुआ, तो वो लोग बीआरएस बना लेते हैं। ये अकाउंट्स के प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है, या ईयरली कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। भैया कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता ही क्यों है? ऐसा क्या रीजन हो जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है? तो देखिए, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कैश बुक में आते हैं पर पासबुक में नहीं आते, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पासबुक में आते हैं पर कैश बुक में नहीं आते। तो डिफरेंस अराइज हो जाता है यहाँ पे, है ना। कुछ ऐसा आइटम, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 6 बजे शाम को जब मेरे पास चेक आया
तो चेक आते ही मैंने जैसी कैश बुक में एंट्री मारा तो वो क्या हो गया, वो हो गया कि भैया आइटम्स अपीयर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। और कभी कभी ऐसा होता है कि भैया पासबुक में कोई एंट्री चला जाता है लेकिन अभी तक वो कैश बुक में नहीं आया। ठीक है, वो कौन सा एंट्री होता है मैं अभी भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये था रीजन, ये था मेन रीजन फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। भैया व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, भैया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नीड क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड। भैया एक्चुअल बैंक बैलेंस पता करने में मदद करता है। एक्चुअल बैंक बैलेंस, मुझे नहीं पता कि मेरा एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने बीआरएस बताया वैसे ही मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस इतना ही होना चाहिए था, क्योंकि भैया मेरे पास कैश बुक रहता है, कैश बुक का बैलेंस मेरे को पता है। पासबुक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ इसके बाद कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, मान लीजिए 3-4 ट्रांजेक्शन हुए, तो 3-4 ट्रांजेक्शन को इसके साथ एडजस्ट करके अपने पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल बैंक बैलेंस हमें यहीं से पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ बीआरएस। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द कैश बुक एंड द पासबुक। कैश बुक में क्या मिस्टेक हुआ है और पासबुक में क्या मिस्टेक हुआ है, ये दोनों ही पता चल जाता है किससे, बीआरएस से। भैया कोई फ्रॉड हुआ है या एरर हो गया है रिकॉर्ड करने में, उससे भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज, तो उससे भी पता चल जाता है किससे, बीआरएस से। फॉर एग्जांपल भैया, जैसे फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए कैश बुक में मेरे पास एक चेक आया 1708 का, लेकिन जब मैंने उसे बैंक में गया तो बैंक का जो एंट्री पास करने वाला जो वहाँ पे ऑपरेटर रहता है या फिर बैंक में जो काम करते हैं, उन्हें क्या हुआ, उन्हें गलती से 1807 टाइप कर दिया, 1708 की जगह 1807 टाइप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एरर हो गया। अब ये एरर तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही हम बीआरएस बनाएंगे और बैंक स्टेटमेंट को अपने कैश बुक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भैया जो 1708 था ना, वो 1807 रिकॉर्ड हो गया है। यानी इसका मतलब क्या, 99 रुपीज ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो 99 रुपीज अपने क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से पता चल जाता है। भैया हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन एक्सपेंडिचर्स लाइक डेबिटेड या सर एक्सपेंडिचर्स और इनकम डेबिटेड या क्रेडिटेड बाय बैंक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सपोज मान लो बैंक कुछ चार्जेस काटती है, बैंक चार्जेस को बोलते हैं, एग्जाम्पल है ये इसका। अभी मैंने बताया ना कि कौन से ऐसे होते हैं जो बैंक में आ जाते हैं लेकिन कैश बुक में नहीं आते हैं, वो यही है। जैसे मान लीजिए बैंक चार्जेस काट लेती है, मान लीजिए कुछ चार्जेस काटी और वो पासबुक में एंट्री आ गया, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि बैंक कब चार्जेस काट रही है कब नहीं काट रही है। तो जब मैं एक मंथ का स्टेटमेंट मंगवाऊंगा फिर उसमें देखूंगा कि हाँ बैंक ने इस डेट को कुछ चार्जेस काटा था, तो उससे क्या होगा, फिर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। तो ये वही कहना चाह रहा है कि हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन एक्सपेंडिचर्स और इनकम। भैया इनकम जैसे मान लीजिए मेरे को मेरा डिविडेंड कलेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि किससे होता है, थ्रू बैंक होता है। तो भैया मैंने बैंक को ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट खुलवा दिया, तो जो भी इनकम आएगा वो क्या होगा, मेरे बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो बैंक क्या करेगी, उसे मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इसी हिसाब से कुछ एक्सपेंडिचर्स और कुछ इनकम होते हैं जो बैंक डेबिट या क्रेडिट कर देती है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है, तो उसे हम बाद में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और ये किसकी मदद से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के मदद से ही होता है, क्योंकि बिना बीआरएस बनाए हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और जब हमें डिफरेंस पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली बैंक किस वजह से डेबिट हुआ है या किस वजह से क्रेडिट हुआ है उसे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मेरा जो भी होना चाहिए था वो हो। ठीक है, तो ये था नीड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, देखिए भैया रिकॉन्सिलिएशन जो है वो 4 तरीके से स्टार्ट हो सकता है। क्या क्या तरीका है, बैलेंस एज पर कैश बुक। एक तो तरीका ये है कि आपको सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा।
ठीक है, तो हमें कहाँ पहुंचना रहेगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो हमें कहाँ पहुंचना रहेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंचना रहेगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक पहुंचना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो अपने नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो फाइंड आउट क्या करते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक करते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हुआ तो भैया अपने जो पासबुक का बैलेंस फाइंड करेंगे ना, वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही फाइंड करते हैं। और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ तो भैया अपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ही निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए, आई होप सो कि आपको पता होगा अगर अपने बचपन में अकाउंट्स पढ़ा है। देखिए, कैश बुक, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कैश बुक में अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो वो मेरा फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या? पॉजिटिव है। और अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो मेरा अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है। ठीक उसका उल्टा होता है किसमें? पासबुक में। पासबुक में क्या होता है? डेबिट गोज आउट, यानी बाहर जाता है पैसा, और क्रेडिट पैसा आता है, कम्स इन। जैसे आपने लिखा होगा कि मैसेज आता है बैंक अकाउंट से कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इतना, यानी आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है। यानी ये क्या हो जाता है? यानी अगर पासबुक की बात करें तो अगर पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस हो जाता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस। और अगर आपका डेबिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल, यानी इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है तो इससे बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, यानी नेगेटिव, यानी इससे और भी एक नाम दे दे तो ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल, कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट, और पासबुक में डेबिट अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट, अगर बैलेंस ऐसा है तो। ठीक है, पासबुक में डेबिट यानी पैसा कम हो रहा है, क्रेडिट यानी पैसा बढ़ रहा है ना। कैश बुक में डेबिट यानी इंक्रीज, क्रेडिट यानी डिक्रीज। पासबुक में क्रेडिट यानी इंक्रीज, डेबिट यानी डिक्रीज। ठीक है, ये एक छोटा सा हेल्प करेगा आपको बहुत ही आगे सम्स को करने में। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चारों पॉइंट है, तो आपको कहाँ पहुंचना है ये मैंने बता दिया। अब आता है मेन चीज जो अपने स्टार्ट करने वाले हैं। यानी ट्रिक। भैया ट्रिक क्या है? चलिए,
देखिए 1 बैलेंस एज पर कैश बुक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अपने किसका बात कर रहे हैं? अपने स्टार्टिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। अपने बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट का। ठीक है, ओके। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना कहाँ है तब? बैलेंस एज पर पासबुक, एंडिंग पॉइंट। अगर मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो भैया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नंबर 2 बैलेंस एज पर पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भैया हमें पहुंचना कहां होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंचना होगा। नंबर 3 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें पहुंचना कहां होगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ पे 4th पॉइंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें पहुंचना कहां होगा? हमें पहुंचना होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो हमें यहां पहुंचना होगा। अब इसका ट्रिक क्या है? देखिए, बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है कि भैया बैलेंस पर कैश बुक तो है लेकिन एंट्रीज वगैरह में वो लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, भैया इसको प्लस करे कि माइनस करे। अब नॉर्मली क्या होता है, देखिए हमें करना क्या होता है। अगर 1 इफ बैलेंस एज पर cash book is given, hold your passbook and continue। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो आप पासबुक को पकड़ लीजिए। किसे पकड़ लीजिए? पकड़ा पकड़ी खेलिए, पकड़ा पकड़ी खेलो, पासबुक को पकड़ो, यानी ऑपोजिट बुक पकड़ो। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑपोजिट बुक को पकड़ो। अपोजिट बुक को पकड़ो, यानी कैश बुक दिया हुआ है तो भैया पासबुक पकड़ लो। और पासबुक में जो भी चीज हो रहा है, यानी पासबुक यानी बैंक में, यानी बैंक जो मेंटेन करती है पासबुक में एंट्री अगर जो भी हो रहा है, यानी उसकी वजह से पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लुक फॉर इफेक्ट इन पासबुक। अगर पासबुक घटा हुआ है तो लेस, बढ़ा हुआ है तो ऐड। ठीक है, यही था आपका ट्रिक। ये है आपका ट्रिक। अगर पासबुक के हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से बैलेंस दिया है तो पासबुक को पकड़ लीजिए और फिर देखिए कि पासबुक में उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है।
अगर पासबुक उस ट्रांजैक्शन की वजह से घटा है तो लेस कर देंगे, बढ़ा है तो ऐड कर देंगे। सेम चीज लागू होगा एज पर पासबुक में। सेम चीज लागू होगा किसमें? एज पर पासबुक में। इफ बैलेंस एज पर पासबुक is given, if balance as per passbook is given, तो क्या करेंगे? कैश बुक को पकड़ो। ठीक है, लुक फॉर इफेक्ट इन कैश बुक। अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है, ऐड। अगर कैश बुक घटा हुआ है, लेस। लुक फॉर इफेक्ट इन कैश बुक। कैश बुक घटा तो घटा देंगे, बढ़ा तो बढ़ा देंगे। पासबुक से स्टार्ट किए तो कैश बुक को पकड़ो, कैश बुक का इफेक्ट देखो। उस इफेक्ट की वजह से कैश बुक घटा हुआ है तो घटा दो, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो। कैश बुक से स्टार्ट किए तो पासबुक को पकड़ लो। पासबुक उस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में एंट्री घटा हुआ है या बैलेंस घटा हुआ है तो घटा दो, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, if overdraft balance as per cash book is given, भैया अब क्या करेंगे? अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है तो अब क्या करेंगे? ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक, ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक को पकड़ो। ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक को पकड़ो। ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक को पकड़ो। यानी अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक को ही पकड़ लो। कैश बुक में क्या हो रहा है? अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। तो यहां पे लिखते हैं कैश बुक को ही पकड़ो। अगर कैश बुक बढ़ा तो ऐड। अगर कैश बुक घटा तो लेस। ये फिर डिस्टर्ब किया थोड़ा सा। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा कुछ टच हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मैं अगली बार देखूंगा कि फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। तो कैश बुक को ही पकड़ो। अगर कैश बुक बढ़ा ऐड, कैश बुक घटा लेस। भैया क्या सेम चीज एज पर पासबुक करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सेम चीज एज पर पासबुक भी करेंगे। यानी फोर्थ पॉइंट आपका ये आ रहा है कि इफ
overdraft balance as per is given। तो क्या बोले भैया, सेम बुक को पकड़ो, यानी पासबुक को ही पकड़ो, पासबुक को पकड़ो। अगर पासबुक बढ़ा है, ऐड अगर पासबुक घटा है तो लेस। ठीक है, तो ये था आपका मूल मंत्र, ये था आपका क्या मूल मंत्र। ये था ट्रिक। आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें और भी आगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। सम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा और ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चारों पॉइंट को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भैया अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो अपने बैलेंस एज पर पासबुक ही निकालेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकालते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक निकालते हैं, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक निकालते हैं। ये तो था स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। अब ट्रिक चालू होता है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हमें बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। हमें यहाँ पे ये करना है कि ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ लेना है, ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ लेना है, यानी नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक, ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ो। ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ते ही उसमें इफेक्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो बुक बढ़ रहा है कि घट रहा है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन की वजह से। अगर वो बुक बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, घटा है तो घटा देंगे। सेम चीज एज पर पासबुक में भी, अपोजिट बुक को पकड़ लो यानी कैश बुक को पकड़ लो। इफेक्ट देखो कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक बढ़ा है तो बढ़ा दो, घटा है तो घटा दो। उसके बाद एक और आता है क्या, ओवरड्राफ्ट। अभी अभी मैंने बताया ओवरड्राफ्ट में सेम बुक को पकड़ते हैं। ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक को पकड़ो। कैश बुक अगर है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक को ही पकड़ लो। कैश बुक बढ़ा, बढ़ा दो, घटा, घटा दो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक को पकड़ लो, बढ़ा तो बढ़ा देंगे, घटा तो घटा देंगे। ठीक है, सम्स में चलते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं। क्या करते हैं, वार्म अप। होता है ना मैच के पहले प्लेयर्स लोग वार्म अप करते हैं, तो अपने भी मैच खेलने जा रहे हैं और अपने भी प्लेयर्स हैं, अपने वार्म अप करेंगे अब थोड़ा सा, है ना। देखिए कैप्सूल खाते हैं, चलिए लेट्स वार्म अप। क्या है भैया, बैलेंस एज पर पासबुक है, यानी मेरा बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग कहीं भी अगर कहीं भी कभी भी एग्जाम्स में कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो मैं एक बताता हूँ क्या, आप लोग ऐसे कर ले। देखिए आप लोग क्या करो, छोटा सा कहीं रफ में ऐसे बना दो, टी फॉर्म बना दो, टी फॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा, टी फॉर्म बनाओ। ठीक है, टी फॉर्म। देखो इस तरीके से कैश बुक, पासबुक, ऐसे टी फॉर्म बनाओ। ठीक है, कौन सा दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, इसे क्रॉस कर लो। कौन सा पकड़ना है, बैलेंस एज पर कैश बुक पकड़ना है, इसे सर्कल करो कि भैया मैं बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चलूंगा, मतलब कैश बुक में क्या हो रहा है मुझे उसे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 8500 है ना। अब पहला सिचुएशन आता है क्या, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। जैसे अभी अभी मैंने बताया था सिखाते समय कि बैंक चार्जेस क्या होता है, कोई कोई ऐसा चार्जेस होता है बैंक जो कुछ चार्ज करती है और चार्ज करने के बाद
पैसा डिडक्ट कर लेती है, जिससे हमें बाद में पता चलता है और फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एंट्री बाद में ही किया जाता है। तो अगर बैंक चार्जेस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अभी हम कैश बुक मेरे पास होता है, बैंक के पास पासबुक होता है, तो जैसे ही बैंक चार्जेस डेबिट हुआ तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस घट गया, यानी पासबुक में बैलेंस घट गया, लेकिन मेरे को तो अभी पता नहीं है, मैंने अभी कैश बुक में एंट्री नहीं मारा है। तो कैश बुक में जब एंट्री नहीं मारा है तो हम कौन से बुक को पकड़े हैं, कैश बुक को पकड़े हैं। कैश बुक में जब कोई चीज माइनस नहीं हुआ है तो उसका बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। क्या हुआ है, उसका बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो अभी मेरा ट्रिक क्या था, उसके ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ो और उसमें देखो इफेक्ट क्या हुआ है, बढ़ा है तो बढ़ा दो, घटा है तो घटा दो। यानी इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये चीज बढ़ा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक में ऐड कर देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, भैया बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, तो भैया अब बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए दोनों लिखा हुआ है क्या, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, दोनों एंट्री किसने मारी है, बैंक ने मारी है। तो भैया हमने तो अभी कैश बुक में कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है बैंक ने ही किया है। तो बैंक ने जब इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है, और जैसे ही बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है तो कैश बुक में अभी भी बैलेंस नहीं बढ़ा है, यानी कैश बुक क्या हुआ है, घटा हुआ है। तो अगर कैश बुक घटा हुआ है तो इससे अपने लेस कर देंगे। तो फाइनल बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा, 8,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, ₹8,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा सम में आते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक है, पासबुक को पकड़ लो, पासबुक को पकड़ लो और देखो पासबुक में क्या हो रहा है। तो सेम चीज, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक क्रॉस करो, पासबुक को पकड़ लो। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट किया आपके अकाउंट से, यानी आपके अकाउंट को घटा दिया, तो पासबुक घट गया है। तो अपने कौन से बुक को पकड़े हैं, भैया पासबुक को ही पकड़े हैं। पासबुक में क्या इफेक्ट हुआ है, पासबुक घट गया है, घटा दो, माइनस कर दो, माइनस, ये माइनस। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको थोड़ा समझाते हैं अपने, तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना कि चेक अपने क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं ना। चेक को क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बैंक क्या करती है, आफ्टर सम टाइम, ये फिर डिस्टर्ब किया, आफ्टर सम टाइम क्या करती है, उसे क्लियर करती है। और ये क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है आज ये, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आज।
खैर मैं इसे चेंज करूँगा, कोई बात नहीं है, इसे मैं एक बार चेंज करूँगा ड्रॉबोर्ड PDF को। इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इतना प्रॉब्लम तो कभी क्रिएट नहीं किया इसने, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो क्या करती है, आफ्टर सम टाइम से क्लियर करती है, और क्लियर करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने चेक को डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करने के पहले ना, डिपॉजिट करने के पहले उसे कैश बुक में अपने एंट्री मार लेते हैं, लेकिन डिपॉजिट करने के बाद जब वो क्लियर होता है तो पासबुक में उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ऐसा कुछ होता है, कैश बुक पहले बढ़ जाता है और पासबुक बाद में बढ़ता है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे यही हो रहा है कि चेक डिपॉजिट तो हो गया, यानी पास कैश बुक में एंट्री पड़ गया, लेकिन अभी तक क्या लिख रहा है, इट इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या लिख रहा है, इट इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, बैंक का बैलेंस अभी भी बढ़ा नहीं हुआ है, बैंक का बैलेंस अभी भी घटा हुआ है। तो ये बैलेंस घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा, टोटल टोटल घट जाएगा आपका 3000, तो बैलेंस आ जाएगा 4250। कितना बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, 4250 इज द आंसर। ठीक है, अब 2 कैप्सूल और बचा हुआ है, जो कि है ओवरड्राफ्ट का केस। आइए सॉल्व करते हैं, ओवरड्राफ्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, कैश बुक, पासबुक। ओवरड्राफ्ट का ट्रिक क्या था भैया, ओवरड्राफ्ट का ट्रिक ये था कि जो भी बुक दिया हुआ है सेम बुक को ही पकड़ लेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो पासबुक को ही पकड़ लो, कैश बुक को मारो गोली और पासबुक को पकड़ लो। अब देखो, बैंक चार्ज्ड कमीशन, भैया बैंक ने आपसे कुछ कमीशन चार्ज किया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया, कुछ कमीशन चार्ज कर लिया आपसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा बैंक बैलेंस घट गया। मुझे कौन सा बुक देखना है, पासबुक देखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा बैंक बैलेंस यानी पासबुक घटा हुआ है, तो यहाँ पे ये घटा देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे। सेकंड क्या है, इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। भैया हमने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उससे कुछ इनकम आया, जिसने मेरे बैंक ने मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट करने से क्या हुआ, मेरा पासबुक बढ़ गया। तो क्रेडिट करने से पासबुक बढ़ गया, तो ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड कर दीजिए। टोटल कितना हो गया, 16,000 minus 550, यानी 15,450 इज द आंसर। यानी ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर जो कैश बुक है ना, ये इसे ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, इसे बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, आपको याद रहे कि भैया ये बैलेंस एज पर कैश बुक तो मैंने लिख दिया था, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, लास्ट। इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो अपने पार्ट 2 में करने वाले हैं। अभी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का लास्ट सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, एक कैश बुक और पासबुक का कॉलम टी फॉर्म में बना लेंगे। कैश बुक दिया है तो पासबुक को गोली मारेंगे और कैश बुक पकड़ लेंगे, कैश बुक को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, कैश बुक को पकड़ लेंगे। यहाँ पे बनाते हैं, वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पासबुक और कैश बुक।
यहाँ पे गोली मारते हैं, इसे पकड़ते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे तरफ से चेक इशू हुआ है, यानी मुझे किसी को पेमेंट करना था, तो मैंने चेक को इशू किया किसी के नाम पे, यानी अब मेरा बैंक अकाउंट घटने वाला है। लेकिन चेक कौन इशू करेगा? हम इशू करेंगे। लेकिन जब हम चेक इशू करेंगे तो तुरंत अपने कैश बुक में उससे माइनस का एंट्री दिखा देते हैं कि भैया मैंने चेक इशू कर दिया, मेरा इनकम कम हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे कैश बुक में एंट्री बैलेंस है 50,000, मैंने किसी को 10,000 रुपए का चेक दे दिया, तो मेरा बैलेंस कितना बचा? 40,000। लेकिन वहीं मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस 50,000 है। वो बैलेंस कब कम होगा? जब कि सामने वाला बंदा बैंक में जाएगा, चेक को जमा करेगा और क्लियर होगा, और फिर मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक इशूड, मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने कैश बुक को घटा दिया, लेकिन अभी तक उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। अपने कौन से बुक को पकड़े हैं? कैश बुक को पकड़े हैं, तो कैश बुक में बैलेंस घटा है तो माइनस कर दो। सेकंड, इंटरेस्ट ऑफ 150 मिस्टेकनली क्रेडिटेड एज 15 बाई बैंक। मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला था 150 रुपए का, बैंक ने उसे एक जीरो हटा के 15 रुपए कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया इंटरेस्ट जो मैंने 150 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किया था, और बैंक ने भी अब मेरे बुक्स ऑफ यानी पासबुक में 150 रुपया करना था, उसे कर दिया कितना? 15 रुपीज कर दिया। यानी यहाँ पे 135 रुपीज से मेरा बैंक घटा हुआ है। क्या हुआ है? मेरा बैंक घटा हुआ है। कितने से? 135 से। यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 150 रुपीज का जो एंट्री है वो अपने कैश बुक में भी ले लिए हैं। अगर यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि 150 रुपीज का जो एंट्री है वो कैश बुक में भी आ गया है, और पासबुक में भी 150 का आना चाहिए था, तो कैश बुक क्या हुआ है? अब पासबुक में तो 15 का एंट्री पड़ा है, लेकिन कैश बुक में 150 का एंट्री पड़ा है, जिसकी वजह से मेरा कैश बुक 135 रुपीज से बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो भैया 135 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे दूसरी बात, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि भैया मेरा जो कैश बुक है उसमें 150 रुपीज का एंट्री नहीं हुआ है, वो गलती से सिर्फ 15 का ही एंट्री बैंक ने किया है, तो इसका मतलब मेरा अभी भी कैश बुक मात्र और 15 रुपीज से ही घटा है। ध्यान से समझना, पासबुक में सिर्फ और सिर्फ एंट्री 15 रुपए का है, कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं मारा है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि मेरा अभी तक कैश बुक सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज से घटा हुआ है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दो एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें यही एजम्पशन लेना है कि दोनों जगह एंट्री हो चुका है। इंटरेस्ट ऑफ 150 रुपीज मिस्टेकनली क्रेडिटेड एज 15 बाई बैंक, लेकिन कैश में 150 का पूरा एंट्री हुआ है, इसका मतलब 135 रुपीज बढ़ा है। तो इसका कितना होगा? 1500 माइनस 600 प्लस 135, इसका बैलेंस आ जाएगा 1035। कितना आ जाएगा? 1035 रुपीज। कौन सा बैलेंस आएगा? ध्यान से, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। थैंक यू। पार्ट 1 खत्म यहाँ पे। ठीक है, आई होप इसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इसे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इसे लेके आप इसे पढ़िए भी और इस चीज को प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, पार्ट 2 में अपने करने वाले हैं प्रैक्टिकल सम्स, तो पार्ट 2 अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर कीजिए, गुड बाय कीजिए, और अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का भी ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।